जी जी, बस 3 मिनट में चालू हो रही है। ओके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं दीपक जी। तो सभी को वेलकम। हम आज का संवाद स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग का बेसिक। तो हम कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट दीपक सर से पूछेंगे। उस हिसाब से दीपक सर जवाब देंगे। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को आप लोगों का कोई भी और सवाल होता है तो आप वो भी दीपक सर से क्लियर कर सकते हैं। तो पहला जो सवाल हम दीपक जी से स्टार्ट करेंगे जी। जी, पहला जो सवाल हम दीपक जी से स्टार्ट करेंगे वो ये जो सबसे बेसिक क्वेश्चन सबका रहता है कि खेती शुरू करने से पहले मिट्टी परीक्षण क्यों जरूरी होता है, सॉइल टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है बिफोर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर जगह लगभग रासायनिक खेती का ही ट्रेंड चल रहा है। रासायनिक खेती ही की जा रही है। और ये रासायनिक खेती में जितने भी उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं, इन उर्वरकों के इस्तेमाल से सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति की जाती है फसलों में। बाकी हमारे जितने भी सूक्ष्म तत्व मिट्टी में होते हैं, उनकी इन रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से कमी आती जाती है। अब हमें यही चीज जानने के लिए मिट्टी परीक्षण करना बहुत अति आवश्यक है। मिट्टी में सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं होते। मिट्टी में पीएच के बारे में भी जानकारी होना अनिवार्य होती है। मिट्टी में कार्बन के बारे में भी जानकारी होना अनिवार्य होती है। इसके बाद में हमारे बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इन सभी तत्वों के बारे में हमें जानकारी सिर्फ सॉइल टेस्टिंग के द्वारा ही मिल सकती है। इसलिए सॉइल टेस्टिंग कराना बहुत आवश्यक है, ताकि हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति जो भी मिट्टी में कम होते हैं, उनकी पूर्ति हम उस सॉइल टेस्टिंग के आधार पर कर सकें। ओके। ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है मिट्टी परीक्षण कितनी बार करना चाहिए। साल में कम से कम 1-2 बार फसल लगाने से पहले आप मिट्टी परीक्षण कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी परीक्षण में जो नॉर्मल टेस्ट होता है, जिसमें पीएच, ईसी, कार्बन और एनपीके, इन तीनों चारों चीजों की जांच रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये आप करा लेंगे अगर फसल लगाने से पहले, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। सो मिट्टी का जो सैंपल होता है वो सही तरीके से कैसे लेना है। जी, सॉरी। मिट्टी परीक्षण में जो सैंपल लेना होता है वो सही तरीका कैसे हम वो सैंपल कलेक्ट करें। देखिए, पहले तो हमें पता करना होगा कि हमारे खेत की संरचना पूरी एक जैसी है। अगर आप 1 एकड़ का सैंपल ले रहे हैं तो 1 एकड़ में मिट्टी की संरचना, कई जगह ऐसा होता है कि आधे खेत की अलग होती है और आधे खेत की अलग होती है। जैसे आधे खेत में काली मिट्टी है, आधे खेत में लाल मिट्टी है, तो हमें 2 जगह के सैंपल कलेक्ट करना होता है। या तो फिर आप इस तरीके से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं कि एक ही खेत में आप करीब 5 गड्ढे 3x3 के खुदवाइए। ठीक है, अगर अलग अलग सॉइल है तो 3x3 के गड्ढे खुदवाने हैं और उसके 3 सैंपल लेना होता है। 3 सैंपल में जो ऊपर के 6 इंच का सैंपल होता है शुरुआत का, वो आपको 500 ग्राम लेना है। फिर उसके बाद मिडिल का जो सैंपल होता है वो आपको 500 ग्राम होता है, और थर्ड होता है बॉटम का। अगर मिट्टी की संरचना पूरे खेत की एक जैसी है तो आप किसी भी जगह एक 3x3 का गड्ढा करके और ये सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है वो पौधों के वृद्धि, विकास, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन और डीएनए का निर्माण करता है। ये फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, पत्तियों में रंगत लाता है और जड़ों के विकास और उत्पादन में मदद करता है। अगर नाइट्रोजन फसल में नहीं होगा तो कई तरीके की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिसमें पौधा मुरझाने लगता है, पौधे में पीलापन आने लगता है, और जो दाना होता है या जो फल होता है वो ठीक ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। ओके। ओके।
नेक्स्ट जो सवाल है वो है ऑर्गेनिक कार्बन क्यों जरूरी होते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में होना अति आवश्यक है। पौधों के विकास में मदद करता है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन को कम करना, जल धारण क्षमता में सुधार करना और फसल में पैदावार को बढ़ाना, ये हमारे ऑर्गेनिक कार्बन का काम होता है। अगर फसल में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा तो सूक्ष्म पोषक तत्व जितने भी होते हैं वो हमारी फसलों को नहीं मिल पाएंगे। ओके ओके। सो नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो है मिट्टी का जो पीएच होता है वो क्या बताता है हमें? मिट्टी का पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोषक उपलब्धता, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि, पोषक तत्वों का संतुलन, रासायनिक प्रक्रियाएं, फसल की उपज। ठीक है, ये सारे काम पीएच के होते हैं। अगर किसी खेत की मिट्टी का पीएच 6.5 से लगभग 7, 7.5 तक है तो ये अम्लीय होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो ये क्षारीय हो जाता है और फसल को नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर कोई भी फसल आप अपने खेत में लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके खेत की मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो। अगर कम होगा अम्लीय, और ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तब भी फसल में दिक्कत होगी। अगर 7.5 से ज्यादा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, तब भी फसल में दिक्कत आएगी। और इस दिक्कत को खत्म करने के लिए हमें और भी अलग अलग तरीके के स्प्रे और जमीन के द्वारा अलग अलग चीजों को चलाना पड़ेगा। ओके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका उपयोग जो है मिट्टी में पोषक तत्वों की सांद्रता मापने में किया जाता है। ठीक है, ठीक है। ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जी। पोषक तत्वों की उपलब्धता का आकलन करता है, उर्वरक उपयोग क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी के स्वास्थ्य का आकलन करता है और जल प्रदूषण की निगरानी करता है। हमारी मिट्टी में पीएच और ईसी, ये दोनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं। पीएच जो है पौधों द्वारा पोषक तत्वों को प्रभावित करता है और ईसी जो है पोषक तत्वों की सांद्रता को मापता है। इसलिए ईसी और पीएच दोनों के बारे में नॉलेज होना आपको अति आवश्यक है। ठीक है। तो जैसे कि हमने बहुत सारे सॉइल टेस्टिंग के जो रिपोर्ट है उनमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन की कमी है। तो अगर नाइट्रोजन कम हो तो क्या करना चाहिए? नाइट्रोजन कम होने नाइट्रोजन कम होने पर आप ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। देखिए, इसमें जो है कंपोस्ट खाद में दो तरीके की खाद आती है। एक तो हमारे किसान भाई जो 1 साल या 6 महीने तक जो गोबर की खाद का भूरा लगा देते हैं और भूरा लगाने के बाद में सीधा खेत में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप गोबर खाद डालना चाहते हैं तो जो भी आप गोबर इकट्ठा कर रहे हैं उसको कम से कम 40 से 45 दिन तक उसका फर्मेंटेशन कीजिए, उसकी फंगस को मारिए, उसमें जो मीथेन गैस है उसको खत्म कीजिए, उसके वायरस को खत्म कीजिए और ये निर्धारित कीजिए कि उसमें कहीं वाइट ग्रब या दूसरी कोई समस्या तो नहीं। ठीक है, वैसे 45 दिन का जब आप फर्मेंटेशन करेंगे तो इन सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। अब फर्मेंटेशन की विधि मैं आपको बता देता हूँ कि फर्मेंट करने के लिए गोबर को किसी छायादार जगह पर, पेड़ के नीचे या टीन साइड के नीचे आपको इसको बिछा लेना है। बिछाने के बाद में आपने बेड के आकार में इसको बिछाना है। बिछाने के बाद में बांस के किसी मोटे डंडे से इसमें बीच बीच में होल कर देना है और फिर इसके बाद में गौमूत्र का छिड़काव कीजिए, पानी का छिड़काव कीजिए, छाछ का छिड़काव कीजिए। ठीक है, जीवाणु जल का छिड़काव कीजिए, गुड़ के पानी का छिड़काव कीजिए। लगभग ये प्रोसेस 30 दिन की होती है। 30 दिन के बाद में किन्हीं भी प्यार पत्तों या फिर तिरपाल से ढांक करके इसको 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 15 दिन बाद ये खाद आपकी कंपोस्ट हो जाएगी और इस खाद को आप खेत में डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई गोबर की बात। साथ ही साथ आप नाइट्रोजन सल्फर वगैरह की पूर्ति के लिए गौमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। गौमूत्र चलाइए अपने उसमें। ठीक है, और जो भी जैविक उत्पाद आते हैं उनका उपयोग आप नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
ओके, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के प्राकृतिक के जो तरीके होते हैं वो क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि कंपोस्ट खाद का उपयोग कीजिए। और कंपोस्ट खाद में अगर आप कंपोस्ट खाद को कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी हरी खाद है, हरा चारा है, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी प्रोसेस बढ़ जाती है, 45 की जगह 60 दिन की हो जाती है। दूसरा हमारा तरीका है फसल चक्र को बदलना। ऑर्गेनिक कार्बन घटने की वजह यही है कि हम एक ही तरीके की फसल को बार बार ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप फसल चक्र में बदलाव कर देंगे तो आपके खेत में कार्बन की वृद्धि होती रहेगी। जैसे मान लीजिए गेहूं की खेती कर रहे हैं, धान की कर रहे हैं, मूंग की कर रहे हैं, एक साल में लगभग 3 फसलें किसानों के द्वारा ली जाती हैं। ठीक है, अब जैसे गेहूं धान मूंग लगा रहे हैं तो किसी भी बीच में मूंग की जगह आप कुछ और लगा दीजिए, इससे भी कार्बन की वृद्धि होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि कार्बन की वृद्धि के लिए आप ढैंचा, तिल या फिर अलग अलग तरीके के अनाजों को लगा सकते हैं, और उसकी जो हरी खाद 45 दिन में तैयार होती है उसको रोटर वेटर करके मिट्टी में दबा दीजिए। ठीक है, तीसरा हमारा जो तरीका होता है वो होता है बायो फर्टिलाइजर बैग का। ठीक है, ये एक ऐसी सुविधा है बायो फर्टिलाइजर बैग। इसमें आपका जो गाय का गोबर है, गौमूत्र है, गाय के दूध से बनी हुई छाछ है, हरा चारा है, साथ ही आपके किचन में जो वेस्ट तैयार होता है उसका भी आप उपयोग, वेस्ट मतलब फल के छिलके हो गए ताजे, या फिर सब्जियों के छिलके हो गए जो आपके किचन में निकलते हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इन सभी को उस बैग में ऐड करना है, और इसमें भी 45 दिन का फर्मेंटेशन का समय लगता है। और डेली आप इसकी 100 लीटर से 200 लीटर तक सैलरी निकाल करके अपने खेत में चलाइए, तो इससे 3 चीजों की वृद्धि होगी। कार्बन भी बढ़ेगा, एंजाइम भी बढ़ेगा, और दूसरी चीज आपके खेत की मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी। ओके, ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सबसे जरूरी होता है वो ऑब्वियसली हमारा जो सॉइल होता है, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल का जो हेल्थ है वो सबसे पहले जरूरी है। तो आपके पास क्या टिप आप देना चाहेंगे कि सॉइल के जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो कैसे मतलब उसके लिए टिप्स आपके पास क्या है सॉइल हेल्थ को अच्छा करने का? 1 सेकंड करने दीजिए। हाँ जी, ओके। देखिए, सॉइल हेल्थ को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी में क्या क्या जरूरी है और किन किन चीजों की कमी है, इसको जानने के लिए हमें मिट्टी परीक्षण करना अनिवार्य है। आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, साल में आप 2 फसल ले रहे हैं, 3 फसल ले रहे हैं, अगर 3 फसल ले रहे हैं तो 2 फसलों में आप मिट्टी परीक्षण करवाइए। नॉर्मली आपने जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, पीएच है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इसकी आप एक नॉर्मल जांच करा सकते हैं। एक नॉर्मल जांच करा करके जो भी पोषक तत्वों की कमी है उनको आप पूरा कीजिए, क्योंकि हमारी मिट्टी में पोषक तत्व केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम नहीं होते। कई फसलों में सल्फर की डिफिशियंसी आ जाती है, कई फसलों में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ जाती है, मैग्नीज की आ जाती है। ठीक है, इन सभी तत्वों की जानकारी के लिए हमें मिट्टी परीक्षण करना अनिवार्य होता है। अगर मिट्टी परीक्षण आप करा लेंगे, उसकी रिपोर्ट हमारे हाथ में होगी, तब हम आपको बता पाएंगे कि आपकी मिट्टी में किस चीज की कमी है और क्या आपको करना है। जो भी पोषक तत्व कम होंगे उन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे और फसल को अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, ओके। सो फास्फोरस का महत्व क्या होता है? यह फास्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये पौधों की जड़ों में भी ग्रोथ करता है, पौधे में रंगत लेकर के आता है, और पौधे में जब फल बनने लगते हैं तो उन फलों में भी वृद्धि करने में बहुत मदद करता है। तो हमारे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस में फास्फोरस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है, जो कि फसल में होना अनिवार्य होता है। ओके। पोटेशियम जो है वो क्यों जरूरी होते हैं? देखिए, पोटेशियम जो है ये पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को रोकता है,
जल संतुलन बनाए रखता है और फलों की गुणवत्ता में सुधार करता है। कमी से पत्तियों के किनारे, इसकी कमी से जो है, अगर कभी इसकी डिफिशियंसी आती है तो इसके पत्तियों के किनारे जो है भूरे और सूखे हो जाते हैं। ठीक है, तो ओके हमें जब भी ये डिफिशियंसी लगती है तो हमें पोटेशियम की कमी को पूरा कर देना चाहिए। ओके ओके। सो अगर मिट्टी का पीएच जो है वो अगर ज्यादा होता है तो उसके लिए क्या उपाय करना, मतलब क्या उपाय करें? अगर ये ज्यादा हो तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें आप सल्फर आधारित संशोधन कर सकते हैं, जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, और अम्लीय कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही सिंचाई के लिए मीठा कम लवणीय पानी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बायो फर्टिलाइजर बैग आप लगाएंगे तो इसमें मीठा जो फल डलेगा, जैसे हम इसमें मीठे फल का भी उपयोग करेंगे। मीठे फल में केला हो गया, पपीता हो गया, कद्दू हो गया, ये मीठा फल 45 दिन में डिकम्पोज हो करके, और ये जब आप मिट्टी में चलाएंगे तो कार्बन बढ़ाएगा, एंजाइम बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपकी जमीन में जो क्षारीय पदार्थ होंगे उनको भी कम करेगा। ठीक है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं, या अलग से एक मीठा जैव रसायन वगैरह तैयार कर लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। ओके। तो बहुत से मिट्टी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा रहता है, तो वैसे मिट्टी, मतलब वैसे टाइप की जो मिट्टी होते हैं उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था कीजिए, उसके लिए जैविक पदार्थ मिलाएं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, और अगर संभव हो तो वर्षा या ताजे पानी का फ्लैशिंग कर, ताकि लवण बाहर निकल सके। ठीक है, फ्लैशिंग का मतलब आप समझ गए कि जैसे अपन घर के आंगन में जब वो कचरा वगैरह लग जाता है ना, तो अपन पाइप से कैसे पानी चलाते हैं, इस तरीके से मोटर वगैरह या वर्षा का पानी इकट्ठा करके और उसकी फ्लैशिंग कीजिए, तो उससे क्या है, इसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ओके ओके। तो मिट्टी परीक्षण तो अगर मतलब किसानों को मिट्टी परीक्षण करने के बाद वो जो सबसे कॉमन मिस्टेक हमारे किसान करते हैं जो पहले पहले फार्मिंग स्टार्ट करे या कुछ भी हो, तो वो जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो क्या होता है? देखिए, मिट्टी परीक्षण के बाद में किसानों की जो सबसे कॉमन समस्या है कि आपने मिट्टी परीक्षण करवा लिया, उसके बाद भी जो ट्रेडिशनल खेती चल रही है वही चलती रहती है। उसमें क्या सूक्ष्म तत्व, किन सूक्ष्म तत्वों की कमी है, उनकी पूर्ति करनी चाहिए, नहीं। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद में हमने जैसी प्रैक्टिस हम पहले करते चले आ रहे हैं वैसी ही प्रैक्टिस निरंतर चलती रहती है। मान लीजिए यूरिया डीएपी डाल रहे हैं तो यूरिया डीएपी ही डालते रहेंगे, उसमें हमने ये नहीं देखा कि फास्फोरस कम है तो हमें फास्फोरस की पूर्ति किस तरीके से करनी है, सल्फर अगर कम है तो सल्फर की पूर्ति हमें किस तरीके से करनी है, आयरन अगर कम है तो आयरन की कमी हमें पूर्ति किस तरीके से करनी है। ठीक है, इस पर ना ध्यान देकर जो ट्रेडिशनल खेती चलती रहती है उसी पर काम करते रहते हैं, तो मिट्टी परीक्षण कराने का फिर कोई मतलब नहीं निकलता। जी जी। तो हमारे पास कुछ सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट, सैंपल रिपोर्ट है। मैं चाहती हूँ आप एक बार हमारे किसान साथियों को वो समझा दे कि रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो उसका मतलब क्या होता है। फिर हम हमारे पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस लेंगे अगर उनको कोई डाउट्स या है तो जी, मैं फोन पे, आई हैव ज्वाइन फ्रॉम फोन बट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आप जो हमारे सैंपल रिपोर्ट है वो मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको दिख रहा है या नहीं। ठीक है। आपको दिख रहा है? यस, दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारे रिपोर्ट है। अगर आप मुझे स्क्रॉल करने को बोलेंगे तो आई विल गो अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसमें जैसा कि ये हमारी सॉइल टेस्टिंग है, तो इसमें सॉइल टेस्टिंग में इसको छोटा कीजिए। बस 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 बस। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 180 दिखाई गई है, जो कि लो है।
होना चाहिए 280 से 350 तक। ओके। ठीक है। फास्फोरस इसमें दिखाया गया है 12, जो कि लो है। 20 से 30 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। पोटेशियम की मात्रा 320 है, जिसमें 280 350 होना चाहिए, मतलब ये एवरेज है, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो इसमें कम है, 0.45% है, जबकि 0.75% से 1% तक होना चाहिए, जो कि लो है। तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। इसमें पीएच आपका 7.8 है, ये भी आपका बढ़ा हुआ है, ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, थोड़ा ही बढ़ा है, लेकिन बढ़ा हुआ है। ठीक है। ओके। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ठीक है इनकी, नॉर्मल है, रेडर देन 1.0 से 0 होनी चाहिए, तो 0.6 है, मतलब नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है इनकी। ओके, सो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दिया गया है, आप चाहे तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं जी। इसमें, इस नाइट्रोजन के वाले लिए, सैंपल में क्या करना है। जी नाइट्रोजन के लिए ऑर्गेनिक मैटर को अप्लाई कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, वही इसमें बताया हुआ है। और इसके बाद फास्फोरस के लिए थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आ रहा उसमें। अब आ रहा है सर क्लियर? जी। देखिए, फास्फोरस की कमी को पूर्ति करने के लिए इनकरेक्ट रॉक फास्फेट, एक ऑक्साइड फॉर्म की मिट्टियां आती हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए करंट लेवल आर एट मेंटेन। हाँ, मेंटेन थ्रू क्रॉप रेसिड्यू रिसाइकलिंग एंड बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। जी जी जी। ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या करना रहता है ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए। जी जी, वो आपने बता दिया है, पीएच एडजस्टमेंट। पीएच एडजस्टमेंट का भी मैंने बता दिया। अगर 6.5 से 7.5 के बीच में है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 7.5 से ऊपर पीएच जा रहा है तो मीठा जैव रसायन वगैरह बना करके, और जब भी आप पानी लगाते हैं खेतों में, तो उसमें 20 से 30 लीटर आप मीठा जैव रसायन जाने दीजिए। ठीक है, प्रति एकड़। ओके, ठीक है। जो जनरल हमारा सॉइल हेल्थ होता है वो हम मेंटेन करने के लिए मतलब क्या करें? क्रॉप रोटेशन, जो मैंने आपको बताया। हम्म। क्रॉप रोटेशन के लिए आपने जैसे 3 फसलें लेते हैं आप साल भर की, तो एक आध क्रॉप रोटेशन कर दीजिए। ओके। ठीक ओके। है। 3 फसलों में किसी भी एक फसल में आपका बदलाव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए धान गेहूं और मूंग की फसल ले रहे हैं, तो इसमें से कोई एक फसल हटा करके अगले साल कोई दूसरी फसल लगाइए। तो उससे क्या, ओके। सॉइल की हेल्थ भी बढ़ेगी, हेल्थ भी सुधरेगी, कार्बन भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ जीवाणु भी एक्टिव होंगे उसमें। ओके। ओके, ठीक है। ये मैं एक और सॉइल टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो मैं एक और आपसे शेयर करती हूँ। आई थिंक ये सेम वाला ही है। ये आ, सेम है, हिंदी में है ये। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप आपका अगर कुछ और इसमें ऐड करना है, कुछ और इन डिटेल आप डिस्कस करना चाहते हैं सॉइल टेस्टिंग के बारे में या सॉइल हेल्थ के बारे में या सॉइल में जो भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी अगर आपको इन डिटेल थोड़ा सा कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताना है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम उनसे देखिए क्वेश्चन लेंगे। देखिए ये बहुत ही नॉर्मल सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट थी।
हम जो खेती में शुरुआत करवाते हैं तो हम जो सॉइल टेस्टिंग कराते हैं उसमें सभी प्रकार के तत्व आ जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट आ जाते हैं, फंगल डिजीज आ जाती हैं, और क्या क्या इसमें एक्टिविटी करनी चाहिए वो भी सजेस्ट किया जाता है। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पीएच हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, जो सॉइल टेस्टिंग में जरूरी होता है। ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, इसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है वो हो गया। फिर इसके बाद में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, इन सभी तत्वों के बारे में भी हम, आयरन, इन सभी तत्वों के बारे में हमें उतना ही जानना आवश्यक होता है जितना हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में जानना होता है। ठीक है। अब इन तत्वों के बारे में जब हम जान जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि जिन तत्वों की हमारी फसल में कमी होती है, हमारी मिट्टी में कमी होती है, हमारे द्वारा कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ उन्हीं तत्वों पर काम करें। जैसे मान लीजिए अगर किसी खेती में आयरन की डिफिशियंसी है तो हम सिर्फ आयरन पर ही वर्क करेंगे, बाकी के तत्वों को नहीं छेड़ेंगे जो जमीन में पूर्ण रूप से पड़े हुए हैं। ठीक है। इसके साथ में हमें कुछ डिजीज के बारे में, जो फंगल डिजीज होती हैं उसके बारे में जानकारी लेना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमें फंगल डिजीज के बारे में जानकारी पता चल जाती है तो हम पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और जो आने वाली बीमारियां हैं उस फंगस की वजह से, उसको भी हम रोकने में सक्षम होते हैं। साथ ही हमने बहुत देखा है कि राजस्थान साइड के जो हमारे किसान हैं, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी फसलों में नीमाटोड की समस्या बहुत ज्यादा आती है। अब कुछ लोगों को ये पता है कि नीमाटोड होता है, जड़ में गठाने बनती हैं, लेकिन जड़ में गठाने क्यों बनती है उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, नीमाटोड एक ऐसा कीट होता है जो कि जमीन के निचले भाग में रहता है। जब आप पौधा लगाते हैं और पौधे की जड़ें जब ग्रोथ करती हैं तो ये कीड़ा पौधे की जड़ों में घुस करके अंडे दे देता है। जहां पर ये अंडे देता है वहां जगह जगह गठाने बन जाती है। तो हमें फंगल डिजीज के साथ साथ सॉइल टेस्टिंग में नीमाटोड की जानकारी भी मिल जाती है, ताकि हम किसी भी पौधे का अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन के दौरान हमें ये पता चल सके कि आपकी खेत में कहीं नीमाटोड की समस्या तो नहीं है। अगर कोई भी फसल लगाने से पहले आप एक बार सॉइल टेस्टिंग करा लेंगे, बहुत अच्छी जानकारी रहेगी। जिसको नॉर्मल कराना है वो नॉर्मल करा सकता है, और जो मल्टीपल जांच कराना चाहे वो मल्टीपल जांच करा सकता है, ताकि फसलों में नुकसान कम हो, और जिन भी तत्वों की कमी हो रही है फसल में, उन तत्वों की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। अब हमारे साथ जितने भी किसान भाई जुड़े हुए हैं अभी हमारे किसान संवाद में, तो इनके मन में अगर कोई भी सवाल आ रहा हो फसल से संबंधित या सॉइल टेस्टिंग से संबंधित, तो वो पूछ सकते हैं। जी, तो जो मोस्टली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वही हमने लिस्ट किया था, जो कि आपने जवाब दे दिया। अब इससे अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी और डाउट्स है, कुछ और पूछना है, तो आप हमारे एक्सपर्ट से वो क्लियर कर सकते हैं। अश्विन जी, नरेश जी, प्रफुल्ल जी, आप लोग का कोई भी सवाल होता है तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, जो कि मोस्टली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है हमारे किसानों के पास। तो उसी हिसाब से हमने लिस्ट किया था। अगर आप लोगों के पास कोई भी और सवाल है जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ जी जी। अर्जुन जी बोलिए। आज मैंने भी टेस्ट करा है जो मोहाली से। जी। तो मेरे सॉइल का टेक्सचर लोम लिखा है। लोम का मतलब क्या होता क्या था सर? है? LOAM लिखा है, लोम। सॉइल का टेक्सचर लोम था? लोम लिखा है, LOAM। सर आप मुझे रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं? कर सकता हूँ, कैसे करूँ? मेरा नंबर ले लीजिए। बोलिए। 9131 9131 37 37 1256। 1256।
और दूसरा, जो आपने जो क्राइटेरिया बताया ना, रेंज, ऑप्टिमल रेंज, हाँ, और ये जो रिपोर्ट में जो बताया और हमने जो हमारे पास जो रिपोर्ट आया उसमें थोड़ा चेंज है, तो उसका मतलब क्या होता है? मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए। आपने जो बताया ना कि जो उसमें नाइट्रोजन का है, हम्म। तो हमारे में लिखा है 50 to 100 kg पर हेक्टर। आप मुझे रिपोर्ट भेजिए सर। ठीक है, मैं रिपोर्ट आपको भेज देता हूँ। जी। ठीक है, ठीक है। तो जी अश्विन प्रजापति जी, कोई और सवाल है? आप रिपोर्ट अभी नहीं भेज नहीं, रहे हैं दीपक सर अभी को? अभी हाँ, मैं भेजता हूँ। और अच्छा अब अच्छा, ठीक कंटिन्यू है। कंटिन्यू रखो, मैं भेजता हूँ। ओके ओके, ठीक है, ओके। तो मीनवाइल किसी और का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। संजीव जी, राकेश जी, सुशीला जी। हेलो। जी प्रफुल्ल जी बोलिए। हाँ हेलो जी, नमस्ते जी। नमस्कार। जो जैव रसायन बनाते हैं, और जो एक मिनट, पूरा एक पक्का वाला। एक मिनट बात करो, अब जा रही है आवाज, अबे छोड़ दो, अबे दूसरे से बात प्रफुल्ल करो। जी एक मिनट। सर सर सर, एक मिनट रुक जाइए। आई थिंक दीपक सर का कॉल आया था। हाँ जी, हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। तो जी बोलिए। हाँ, हाँ जी, जो जैव रसायन बनाते हैं। आपकी आवाज कट रही है प्रफुल्ल जी। सर आपका नेटवर्क शायद लो है, तो आप एक बार और हाँ, रिपीट कर सकते हैं? आपका आवाज ठीक से नहीं आया। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, अभी आप बता सकते हैं, अभी क्लियर है। हाँ, जो हम जो जैव रसायन बनाते हैं, हम्म। अब पूरा पक्का कला में बनाएंगे, और थोड़ा कच्चा कला में बनाएंगे। सर आज पूरे पके केले का बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का भी बना सकते हैं, कच्चा भी बना सकते हैं, जो नहीं मैच्योर नहीं, वाला। कच्चा मत देखिए, कच्चा मत बनाइए, क्योंकि कच्चे में जो है वो एंजाइम नहीं होते हैं। पका केला बनाएंगे तो उसमें एंजाइम अच्छी तरीके से बनेगा। अच्छा। ठीक है। और और एक कच्चा। क्वेश्चन है। जी। मैं मैं पहले महाराज परवल का खेती कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज कट हम्म, गई। कट कट रही है ना। जी हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हेलो। हो रही है। हाँ, ये थोड़ा नेटवर्क अच्छा नहीं है इधर। जी जी जी। हाँ, ये एक परवल का जो हमारा जो फूल आ रहा है, फल भी आ रहा है। ठीक है। फल ऐसा जैसे पेंसिल पेन का साइज होने के बाद वो पीला पड़ जाता है, काई की फसल ग्रोथ लगाई नहीं। हुई प्रफुल्ल जी, काई की फसल लगाई हुई है आपने? ये परवल का, पोटल, उड़िया में पोटल बोलते हैं। जी। हिंदी में शायद परवल बोलते हैं। ठीक है। हाँ, उसका जो वो साइज क्या, वो जो पेन का साइज होने से, फिंगर फिंगर का साइज होने के बाद वो क्या होता है कि कलर पीला पड़ जाता है वो। पीला पड़ जाता परवल है और फल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। नहीं ग्रोथ पा रहा हो पा रहा है। जी। तो ये जो है आपकी पोटेशियम और फास्फोरस की कमी के कारण होता है। एक बार आप मुझे अच्छा, उसकी फोटो भेज देंगे तो मैं पूरी तरीके से आपको बता पाऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है उसमें। ओके ओके, थैंक यू। है ना जी? ओके। तो मेरा नंबर है आपके पास में। हाँ, नंबर तो नहीं है। नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए, और आप मुझे अभी या कल सुबह आप मुझे फोटो भेज दीजिए, तो मैं उसका उपचार आपको बता दूंगा क्या करना रहेगा। अच्छा, ठीक। हाँ, नंबर थोड़ा बता दीजिए। 9131 9131 37 37 1256। 1256। जी। ओके ओके, थैंक यू।
श्री राम जी, आप कुछ पूछना जी चाहते थे? जी जी सर। हाँ, बोलिए। ये सर खेत खाली है, बोया नहीं जा सका है ठीक है। और गीला है बारिश से, ठीक और है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत पानी भी भरा है, तो ऊर्जा जल उसमें उपयोग किया जा सकता है अभी। अभी कोई फसल लगाई हुई है आपने, खाली पड़ा अभी हुआ है वो? अभी कोई फसल नहीं है। कोई फसल नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। हाँ, हाँ ऊर्जा जल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और सर ये भूमि धन क्या है? भूमि धन फसल मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। जी ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जी। ये जैसे हम जब भी आप फसल लगाएं तो एक बेसल डोज तैयार करके। ये हम उसके भूमि उपचार के लिए हम्म। लगभग 1 लाख का सामान मंगाए थे। अच्छा। अच्छा, उसमें सभी ये मिट्टियां हैं, क्या ये मिट्टी उसमें भस्म रसायन बनाने में काम आ सकती हैं? तो किसी एक्सपर्ट से जुड़े हुए हैं आप? हमने आपसे जुड़े, हम तो और कहाँ जुड़े हैं। नहीं नहीं, मतलब हमसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जी। किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं हो गया, जितेंद्र जी हो गए, या राकेश जी हो गए, किसी हाँ, सब? जितेन जितेन सर ने भिजवाई थी वो। जितेंद्र सर के संपर्क में है? जी देखिए, ये जो मिट्टियां आपको भिजवाई हैं, एक मिट्टी आपको भिजवाई होगी फास्फोरस ऑक्साइड, जी। एक आपको भिजवाई होगी कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड, हाँ हाँ है, और ये भी है। एक भिजवाई होगी आयरन। एक ठीक लाल है। मिट्टी है। हाँ, लाल मिट्टी वही आयरन मिट्टी कहलाती है। एक सफेद खनिज है। जी। ऐसे 4 तरह की हैं शायद। जी। राख राख फास्फेट भी है। तो इसमें इनका उपयोग जो है भस्म रसायन बनाने में नहीं किया जाता। भस्म रसायन जी में अलग मिट्टियां आती हैं। जी भस्म रसायन में जो है जिंक है, कॉपर है, इसके बाद मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। ठीक है। जी और जी सल्फर मिट्टी है, ये सभी मिट्टियां उसमें आती हैं और उसी से भस्म रसायन तैयार की जाती है। ये जो है, ये जो अभी मिट्टी आपको भेजी गई है, ये जो आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, जी जैसे जिन पोषक तत्वों की फसलों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे आयरन की आवश्यकता होती है, कैल्शियम सल्फर की आवश्यकता होती है, और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जी तो ये मिट्टी में उनकी कमी को पूरा करेगा। और जो हम भस्म रसायन में मिट्टियां उपयोग करवाते हैं, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना। जी ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी जिंक की कमी आ गई, जी या फिर कॉपर की कमी आ गई, मैग्नीशियम की कमी आ गई, तो ये भस्म रसायन का स्प्रे करके आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। जी ठीक है। और एक चीज सभी किसान साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिन की भूमि का पीएच 7.5 से ज्यादा है, हाँ, तो वांधो नहीं। वो नीचे जमीन में भस्म रसायन का उपयोग ना करें। हाँ, स्प्रे द्वारा कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी भी वांधो विधि। नहीं। हाँ जी, बोलिए। इसको सर फिर दोहरा दें। देखिए, जिस भी किसान भाई की जमीन का पीएच 7.5 से ऊपर है, जी उनकी जमीन में भस्म रसायन का उपयोग नहीं करना है। जी जमीनी स्तर पे भस्म रसायन का उपयोग नहीं करना है। हाँ, स्प्रे के माध्यम से आप कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आपको इसको 4 दिन के लिए फर्मेंट करना होगा, और फर्मेंटेशन के बाद आप डायरेक्ट फसलों पर उपयोग में ले आइए। ये सर गुरुजी का फार्मूला है एक, हम्म। कार्बन का समाधान। हम्म। तो तिल की हरी खाद है, हम्म। ये कार्बन रिचार्ज बैक्टीरिया, हम्म। सीएन रेशियो। हम्म। और ये सीएन रेशियो का जो घोल है, हम्म। इसमें ये सब मात्राएं दी हुई हैं। हम्म। इसमें गोबर की मात्रा लिखने में हमसे लिख नहीं पाए, इसकी क्या है मात्रा? सीएन रेशो घोल का? जी सर, सीएन रेशो घोल की फाइल मेरे पास से डिलीट हो गई है, मैं आपको बता दूंगा श्री राम जी, या हाँ जितेंद्र जी से पूछ लीजिए, जितेंद्र जी आपको बता देंगे। जी ठीक है। और जी जो कि आप अलग अलग चीजें तैयार कर रहे हैं, जैसे कार्बन हो गया, या फिर दूसरी चीजों की पूर्ति करने के लिए हरी तिल का, आप जैसे आप बता रहे हैं, जी तो इन सभी चीजों का समाधान मैंने आपको पहले बताया है कि एक कार्बन फर्टिलाइजर बैग लगा लीजिए। इन सभी चीजों का समाधान आपका एक ही जगह हो जाएगा। अश्विन जी ने लगाया हुआ है, अश्विन जी के खेत पे हम गए हुए थे, इन्होंने बायो फर्टिलाइजर बैग उपयोग कर रहे हैं।
आपने जो सामान भिजवाया था उसमें शायद कार्बन रिचार्जर भी है, कुछ है इस तरह का। कार्बन रिचार्जर जो है वो एक फसल के दौरान एक ही बार आप उपयोग कर सकते हैं और फसल में कार्बन की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन बायो जी फर्टिलाइजर बैग हमारा एक ऐसा समाधान है जो आप निरंतर, आप जब भी आप पानी लगा रहे हैं 100-200 लीटर सैलरी आप चलाते जाइए 1 एकड़ में, तो वो आपकी कार्बन की पूर्ति पूर्ण रूप से कर देगा। जी ठीक है। जी और इसके साथ सिर्फ यही नहीं, आप जो अलग से मीठा जैव रसायन तैयार कर रहे हैं वो भी आप इसी में तैयार कर सकते हैं। फसल गुट्टी के लिए जैसे आप सरसों की खली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए बायो फर्टिलाइजर, फास्फोरस की मात्रा पूरी करने के लिए। ये सर, फसल गुट्टी में भी एक समस्या है, बताते हैं कि अगर वो जमीन का पीएच ज्यादा है हम्म। तो उसमें जैव रसायन, अब जैव रसायन बन तो रहे हैं, हम्म। लेकिन उसमें 3 महीने का जो टाइम है, हम्म। अभी एक महीना हुआ है, खोला भी नहीं जा सकता अभी। हम्म। तो पीएच ज्यादा होने पे फिर क्या मिलाएं इसमें कि पीएच जो है ना बढ़ पाए। देखिए, फसल गुट्टी बनाने के लिए अब यही थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। फसल गुट्टी जहां भी पीएच ज्यादा होता है वहां नमक और चूने का उपयोग मत कीजिए। जी आप सिर्फ सरसों की खली जो होती है, नीम की खली जो होती है, उसको फर्मेट करके डायरेक्ट खेत में चलाइए। जी ठीक है, उसमें नमक और चूने का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जी। नमक क्षारीय होता है जो पीएच को बढ़ाएगा, हाँ, और तो चूना भी पीएच को बढ़ाता है, जी जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जी जी ठीक है। तो इन जी दोनों का इस्तेमाल आपने फसल गुट्टी बनाते समय नहीं करना है। सिर्फ आप जी सरसों की खली को फर्मेट कीजिए गुड़ गुड़ डाल करके, और वही फर्मेट करने के बाद में 4 से 5 दिन पानी में रखिए और उसके बाद खेत में चला दीजिए। जी जी, धन्यवाद सर। ओके जी। अश्विन जी, रिपोर्ट तो आ गई है मेरे पास, लेकिन ये गुजराती में है तो थोड़ा समझने में मुझे समय लगेगा। मैंने नहीं भेजी है। जी। मैंने भेजी नहीं कोई रिपोर्ट। आपने अभी नहीं भेजी? नहीं नहीं नहीं, मैं नंबर आपका सेव करके रखा है। अच्छा, राकेश पटेल जी ने सेंड करी हुई है। यस यस यस। राकेश जी, ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिल पाएगी क्या? जी राकेश जी। राकेश जी जी जुड़े हैं? आपने हैंड रेस किया है, आपको अनम्यूट का वो जो बटन होता है उसको क्लिक करना पड़ेगा। माइक का जो छोटा सा आइकन है उस पे आपको क्लिक करके अनम्यूट करना पड़ेगा सर। उनको शायद प्रॉब्लम हो रहा है अनम्यूट करने में, मैं यहाँ से नहीं कर सकती। हाँ जी हाँ जी। हाँ वो गुजराती मीडियम। जी। ये हिंदी, मैं इसका हिंदी में लिटरेचर करके फिर आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत है। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। इसमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बस वो कितनी मात्रा लिखी हुई है, ये क्या गवर्नमेंट से ही कराई थी सर आपने? हाँ गवर्नमेंट से कराई थी। जी जी जी, ठीक है। गवर्नमेंट में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है पता है आपको? जैसे अपन सॉइल टेस्ट कराते हैं ना, तो इसमें मात्रा लिख तो दी जाती है कि कितना होना चाहिए, मतलब कितना है अभी। जैसे नाइट्रोजन की मात्रा लिख दी के 150% नाइट्रोजन है, लेकिन कितना होना चाहिए ये उसमें क्लियर नहीं करते। हाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में यही आती है। अब हमें जानकारी है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती है, तो उन्होंने लिख दिया लो है। अब लो में कितना लो है, क्या करना है उसके लिए, क्या नहीं करना है, इन सभी चीजों की जानकारी भी तो हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके नजदीक में आसपास में कोई ऐसी प्राइवेट संस्थान है जहां पर आप सॉइल टेस्ट करा सकते हैं, तो मेरा यही कहना है कि आप प्राइवेट कराएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। बाकी राकेश पटेल जी, मैं ये रिपोर्ट देख करके आपको बताता हूँ। और किसी किसान भाई का कोई सवाल? अश्विन जी, आप मुझे भेजिएगा रिपोर्ट, मैं आपको बताता हूँ क्या दिखा।
क्या क्या आपको रिकमेंडेशन किया गया है उसमें? मैं आपको भेज दूंगा, जी आपका नंबर ले लिया मैंने। जी ठीक है, दीपक जी। तो हम कुछ ही देर में क्लोज कर देंगे, तो अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज पूछना हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। प्रेमा जी, संजीव जी, सुशीला जी, कोई भी सवाल हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा मैं किसान भाइयों को कि ये किसान संवाद अब हमारा डेली बेसिस पे होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक पहले शेयर कर दी जाएगी, तो आप चाहें तो रोज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको कुछ ना कुछ नई नई जानकारी आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, हमारे जी रोज जैसे मैं आज जुड़ा हुआ हूँ, कल हमारे अदर एक्सपर्ट रहेंगे जो आपको अलग चीज पे अलग लेक्चर देंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उन सभी चीजों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी, ये इसीलिए रखा जाता है कि बहुत सारे किसानों को बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं वाइल डूइंग फार्मिंग। तो ये उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, हमने ये स्टार्ट किया है कि आप लोगों को आसानी हो, हमारे एक्सपर्ट से आप डायरेक्टली बात कर सके, कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सके। तो ये उसी के लिए हमने ये सेशन रखा है। ठीक है, अगर कोई किसी का सवाल नहीं है तो वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे। Tomorrow again we will join at 6 to 7 with our another expert। तो आप वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए अगर किसी का सवाल नहीं है तो दीपक जी, हम आज के लिए क्लोज कर सकते हैं। ओके तन्मय जी, सभी किसान साथियों को नमस्कार। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए।